हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो अब आप सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट में कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं, कैसे मैं अपने 40 मार्क्स में 35 मार्क्स गेन कर सकूं, तो इन सब की टेंशन अब आप छोड़ दीजिए। क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज अगर आपने एक बार फॉलो कर ली तो आपको 40 में से 35 मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे। क्योंकि इस एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है गाइस। अगर आप एक बार एनसीईआरटी फॉलो करते हैं देन आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात सत्य है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। चाहे वो एनसीईआरटी मेरी क्लास से पढ़िए या फिर आप अपने आप से भी समझ सकते हैं, तो आप अपने आप से भी समझ के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने का पर्पस मेरा ये है कि कई बच्चे क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि कैसे क्वेश्चन बनने हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर्पस से मैंने ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है। मैंने सीटेट पेपर 2 में मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी रीडिंग की थी और वहाँ से कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनता है इन सब पर मैंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। तो वो जो मेरा अनुभव है, वो जो मेरी समझ है, वो सब आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर मत देखना। अगर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो पहले क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब सनसेट होता है तो आसमान को देखना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है हमारे आसमान में तारे दिखाई देते हैं। पहले एक दो तारे दिखाई देंगे, फिर बढ़ते जाते हैं और उसके बाद उनकी क्या होती है, काउंटिंग करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे कह रहा है कि आसमान में पहले एक या दो बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। गणना यानी कि आप इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो पूरा आसमान है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। क्या होते हैं वो? हमारे तारे होते हैं, आपको पता है। इनमें से जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इनमें से क्या होते हैं, कुछ तो चमकीले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। ये लाइन अंडरलाइन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में और उसमें यहीं से ये लाइनें उठा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ तारे तो चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे तारे तो सारे ही चमकते हैं, धुंधले नहीं होते हैं। वहाँ आप स्टेटमेंट वो गलत करके आ जाओगे और ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ तारे तो चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस सीरीज से आप बने रहिएगा। ठीक है। साथ ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या हो, हीरे जड़े हों। क्या जड़े हों? हीरे। अब कोई वस्तु है, उसमें ब्लैक कलर की वस्तु है, उसमें गोल्डन गोल्डन आप डॉट्स लगा दो तो वो ऐसे ही चमकता है ना, जैसे कोई हीरे वगैरह जड़े हुए हैं। आगे क्या है? कुछ तो टिमटिमाते हैं। ठीक है। कुछ तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग है। कुछ की टिमटिमाहट कैसी है गाइस? अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? चंद्रमा के समान चमकते हैं। आगे पढ़ेंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन को भी देखते हैं। यानी प्रतिदिन किसको देखते हो? चंद्रमा को देखते हो। जो ये चमकीली वस्तुएं हैं, जो स्टार्स हैं, इनके साथ हम किन को देखते हैं? चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है। मून को देखते हैं। आगे पढ़ेंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। कौन? मून। आपको पता है, कभी छोटा, कभी मोटा, कभी पतला। ये आपने पोयम भी पढ़ी होगी अपनी छोटी क्लासों में कि माँ मुझे सिलवा दो ऊन का एक मोटा झिंगोला, ऐसे करके कहानी वो पोयम थी ना, वही समझ लो आप। तो मून क्या होता है? कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
आप पूर्ण चंद्र कब देखते हैं? क्या कह रहा है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। जब फुल मून डे होता है तब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। उस पूर्ण चंद्र वाली रात्रि को हम क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहेंगे। अब पूर्णिमा के 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? तो जो पूर्णिमा के 15 दिन बाद कौन सा डे होता है? न्यू मून डे होता है। क्या होता है? नए चंद्रमा वाली रात्रि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि पूरा मून महीने में कितनी बार दिखाई देता है? तो एक बार गाइस दिखाई देता है। उस जब जब मून पूरा दिखाई देता है तो उस रात्रि को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और जो न्यू मून डे होता है उस रात्रि को क्या कहते हैं? हम अमावस्या कहते हैं, जो कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद पड़ती है। तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद कौन सी रात्रि होती है हमारी? अमावस्या की रात्रि। और जब अमावस्या होती है तो आसमान साफ रहता है, क्योंकि उसमें तारे चंद्रमा वगैरह नहीं दिखाई देते हैं। तो इससे हमें आसमान का अवलोकन करना अच्छी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा व इनमें सभी छोटी वस्तुओं यानी कि चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो एनसीईआरटी बहुत ही फ्रेंडली है। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन कैसे पुटअप हो, किस तरह से बच्चे क्वेश्चन करें, ये भी हमें एनसीईआरटी सिखाती है। तो वो कह रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम इस दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है। क्यों है ऐसा? आपको पता है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे ही हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी खगोलीय सॉरी गाइस, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड कौन कहलाते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सारी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं, वे सारी हमारी क्या होती हैं? खगोलीय पिंड होती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो सम खगोलीय पिंड है, यानी कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं, गर्म भी होते हैं और गैसों के बने होते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होती है? खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। हीट और लाइट दोनों इनके पास होती है, जिसे भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। तो तारा जो खगोलीय पिंड है जिन्हें हम तारा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? उनके पास क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें उन्हें हम तारा कहते हैं? तो उन खगोलीय पिंडों में क्या होता है? वो सबसे पहले तो साइज उनका बड़ा होता है, वो गर्म होते हैं और किसके? गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी स्वयं की खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, इसलिए इन्हें खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। और सूर्य भी हमारा एक क्या है? तारा है। तो सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे उन्हें नहीं पता रहेगा कि ये सूर्य हमारा क्या है। अब ये है हमारा एक एक्टिविटी दी गई है जो बच्चों के साथ करवानी है। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात के समय अनगिनत तारे चमक रहे हैं वो कैसे? हमारे सन के ही समान हैं, बट हमसे वो इतनी दूरी पर हैं कि हमें ना तो उनकी ऊष्मा ना ही उनका प्रकाश ज़्यादा फील होता है। ठीक है, महसूस नहीं होता है, और वे अत्यधिक छोटे दिखाई देते हैं। जैसे कि एरोप्लेन है, आसमान में उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, बट जब वो पास में होगा तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो आपको पता है कि जो वस्तुएं दूर होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है,
ये सब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ ही दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ये चीज़ें हमने अभी आपको समझाई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को देखते हैं। जैसे आप रात को आसमान के नीचे लेटोगे तो तारों को ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि बहुत सारी आकृतियाँ बन रही हैं, कहीं कुछ बनता दिखाई देता है, कहीं कुछ बनता हुआ दिखाई देता है। तो इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि रात के समय जो तारों का समूह विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? अर्सा मेजर और बिग बियर। कौन कौन सा गाइस? अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। ठीक है, क्या है? नक्षत्र मंडल है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? ध्यान देंगे। नक्षत्र मंडल क्या होता है? जो आसमान में बहुत तारों का समूह होता है जो आकृतियां बनाते हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और हमारा एक अर्सा मेजर और बिग बियर, क्या क्या? अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल ही है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। ऐसा कौन सा नक्षत्र मंडल है जो बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है? तो वो है हमारा सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। ये देखो, तो बहुत ही आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल क्या है? हमारा सप्तऋषि है। इसे सप्तसात या ऋषि संत भी कहते हैं। सप्तसात और ऋषि संत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है। क्यों इसे सप्तऋषि कहते हैं? क्यों इसे सप्तसात कहते हैं? क्यों इसे ऋषि संत कहते हैं? क्योंकि इनको क्या होता है? इनका 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, और अगर उसमें आता है सप्तऋषि की विशेषताएं बताएं तो विशेषता में नीचे स्टेटमेंट दिया होगा कि ये 7 तारों का समूह होता है, ये आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, फिर लिख देगा ये मतलब कुछ भी और उसकी विशेषता डाल सकता है जिससे कि आप स्टेटमेंट गलत कर दो। तो आगे पढ़ेंगे क्या डाल सकता है। तो क्या कह रहा है वो कि यह 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्या है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो स्टेटमेंट में क्या डालेगा? ये 7 तारों का समूह है। नंबर बी, ये आसानी से पहचाना जा सकता है। नंबर सी, ये बिग बियर का भाग है। ठीक है, लेकिन भाग किसका है? हमारा अर्सा मेजर का भाग है और उसने लिख दिया बिग बियर का भाग है। तो सी वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ए भी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। उनकी जो विशेषताएं होती हैं उन पर ही ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अपने परिवार पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। किसको? तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। तो आगे हम तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात तो आपसे कहूँगी, अगर आपको एनसीईआरटी सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो प्राचीन समय था, पहले पुराने दिन थे, बहुत पहले के दिन थे, तो वहाँ पे समय का निर्धारण कैसे होता था, यानी कि समय का पता कैसे चलता था? तो वो रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। सॉरी गाइस, दिशा का, नॉट समय का। दिशा यानी कि जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है उनका निर्धारण वो कैसे करते थे? रात्रि के समय करते थे। तो रात्रि के समय ही क्यों करते थे? ऐसी क्या चीज़ थी? तो ऐसी एक ये चीज़ थी कि जो उत्तरी तारा था वो उत्तर दिशा को दर्शाता था। एक उत्तरी तारा होता है जो हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है और वो उत्तरी दिशा को दिखाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। आपने घर पे इसके बारे में किसी से सुना भी होगा। ये देखो,
ये हमारा आसमान है ध्रुव तारा, जो कि उत्तर दिशा को ही दिखाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो आप विशेषताओं पे इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। जो ध्रुव तारा है वो हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। अब सप्तऋषि की सहायता से कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए ग्राफ देखेंगे। ये है ग्राफ, तो ये हमारे हैं सप्तऋषि, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं सप्तऋषि, ये ठीक है, ये हमारे सप्तऋषि हैं। और सप्तऋषि में जो ये तारे होते हैं सांकेतक तारे दो, इनकी सीध में जब हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ हमें ध्रुव तारा नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सप्तऋषि की सहायता से इनको पहचान सकते हैं। किसको, ध्रुव तारा को। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाएगा ध्रुव तारा को कैसे पहचान सकते हैं, तो सप्तऋषि की सहायता से पहचान सकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में को बताता है। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि ध्रुव तारा दक्षिण दिशा को बताता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, चित्र मैंने दिखा दिया है आपको। यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। तो मैंने अभी आपको एक काल्पनिक रेखा खींच के आपको ऐसे दिखाया है, जो कि क्या करती है, ध्रुव तारे की ओर हमें दिखाती है। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंड अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये गाइस इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले पढ़ाया था कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी खुद की क्या होती है, हीट और ऊष्मा होती है। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश खुद का नहीं होता है, यानी कि स्वयं की उनके पास हीट और प्रकाश नहीं होता है। तो जिनके पास हीट और प्रकाश अपना स्वयं का होता है तो वो क्या होते हैं, तारे होते हैं। पर जिनके पास हीट और ऊष्मा नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताइए। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिनके पास हीट और ऊष्मा नहीं है वो किससे प्रकाशित होते हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पिंड हमारे ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों में आपको डिफरेंस याद करना है। जिसके पास हीट और ऊष्मा होती है वो तारे कहलाते हैं, और जिनके पास अपनी हीट और ऊष्मा नहीं होती है वो ग्रह कहलाते हैं। वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। तो हीट और ऊष्मा, जो चमकदार है उनके पास अपनी हीट और ऊष्मा होगी। चमकदार क्या होते हैं, तारे होते हैं। तो इस ट्रिक से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो ग्रह है उसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, प्लेनेटाई कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट्स में आप लिख सकते हो। एक तो खगोलीय पिंड वाला तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, और ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम प्लैनेट कहते हैं, अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, तो हम इन्हें हाईलाइट कर देते हैं। अंग्रेजी में प्लैनेट और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो आपको मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो परिभ्रमक होता है और परिक्रमण होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो जैसे ये एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है। अब इस गोले के हम एक मिनट रुक जाओ, बस सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इस गोले के चारों ओर जब हम घूमेंगे, सर्कल लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, परिभ्रमक हो गया, यानी कि घूमना, चारों ओर घूमना किसी चीज़ के, वो परिभ्रमक हो गया या परिक्रमण हो गया। ठीक है, बट जब हम
यहाँ खड़े हैं और हम खुद ही अपने आप में ऐसे 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 घूम रहे हैं अपनी जगह पे, वो घूर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? घूर्णन हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी क्लियर कर दी है, क्योंकि ये इस चीज़ की आगे और भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और सबसे आसान बात भाषा में समझाऊँ तो, जैसे किसी मंदिर में जाते हैं और जब हम मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो वो हमारा परिभ्रमण या परिक्रमण हो जाता है। और जब हम आरती करते हैं और आरती करके अपने ही स्थान पे घूमते हैं तो वो हमारा घूर्णन हो जाता है। तो आई होप अब आप परिक्रमण और घूर्णन में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? तो आपको याद रखना है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारे होते हैं, और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो ग्रह होते हैं, वो तारों से चमकते हैं। ठीक है। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, और जो ग्रीक भाषा के किससे, प्लेनेटाई शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है जिसका अर्थ? परिभ्रमक होता है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देखो आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, वह भी हमारी क्या है? ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी तारा नहीं है, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी हीट और ऊष्मा नहीं होती है, क्योंकि वो सूरज की ऊष्मा और प्रकाश से चमक दिखती है। ठीक है। तो यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, तो वो है हमारा चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी को क्या है? चंद्रमा। जब हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखते हैं तो पृथ्वी भी हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती प्रतीत होगी। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रोचक तथ्य जो ये दिया गया है, कुछ रोचक तथ्य इसमें क्या है, ये गाइस जो दिए रहते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ग्राफ। इसमें कह रहा है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, इनके चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। ये हमारे ग्रह हैं। हम आगे पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। तो पहले मैं आपको ग्रह वाला ग्राफ दिखा देती हूँ, फिर ये समझाऊंगी। तो ये है आपका गाइस ग्राफ। छोटा करके दिखाऊंगी क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको। ये देखो, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, पर कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ग्रह हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सन है। आप अपने फ़ोन को घुमा लेना जिससे आपको सही दिखाई दे जाएगा। ये सन है हमारा। ठीक है, ये सन है। और ये देखो बुध। ठीक है, बुध के बाद क्या आएगा हमारा? ये बताओ। वीनस, फिर मार्स, फिर ऐसे अर्थ, फिर मार्स। इस तरह से होते हैं। देखो बुध, और ये वीनस, और ये फिर यानी कि बुध, शुक्र, और फिर हमारी अर्थ है, और फिर हमारा क्या है? मंगल ग्रह। ये मंगल है। ठीक है। तो बुध, वीनस, अर्थ और मंगल। तो अर्थ आपको ब्लू ब्लू दिख रही हो क्योंकि हमारा अर्थ एक ब्लू यानी कि नीला ग्रह होता है। ठीक है। इसके बाद हमारी क्या है? ये हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर हमारा कौन सा ग्रह होता है? ये हमारा जुपिटर है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। जुपिटर के बाद ये हमारा ईस्टर्न यानी कि शनि है। ये हमारा यूरेनस है। ठीक है। और आगे चल के एक नेपच्यून भी होता है। ये है हमारा नेपच्यून ग्रह। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब हम इसे आपको क्लियर करते हैं। कैसे करेंगे? एक ग्राफ बना के मैं आपको बताती हूँ। ये तो है हमारा क्या? ऑरेंज कलर लेती हूँ, सन बनाऊंगी। ये है हमारा सन। ठीक है। क्या है हमारा? सन। अब वो कह रहा है सन की दूरी के हिसाब से हमें ग्रह बताने हैं। तो ये देखो, एम बना रही हूँ। एम का मतलब क्या हो गया? मरकरी। एम का मतलब क्या हो गया? मरकरी यानी कि बुध। वी से वीनस यानी कि शुक्र। और ई से क्या हो गया हमारा? अर्थ यानी कि पृथ्वी। और एम से क्या हो गया? मार्स। क्या हो गया? मार्स। अब यहाँ देखना, ये होती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्या होती है? हमारे क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है।
इसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, इसके बाद हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति आ जाएगा, फिर हमारा सैटर्न आ जाएगा यानी कि शनि आ जाएगा, फिर यूरेनस आ जाएगा और फिर हमारा नेपच्यून आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओहो सारे से, कोई बात नहीं मैं फिर से बना देती हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले ये मैंने सन ले लिया, क्या ले लिया, सन ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सन है, ओके ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सन है, SUN, ओके। अब सन से दूरी के हिसाब से अगर पूछता है ग्रह का छोटा बड़ा क्रम, तो सबसे छोटा सन की दूरी के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है हमारा, मरकरी आता है, फिर वीनस, मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, फिर हमारा अर्थ आएगा, फिर हमारा मार्स। तो आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। फिर होती है हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्या होती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस। इसके बाद हमारा जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न आता है, जुपिटर मतलब क्या होता है, बृहस्पति, और सैटर्न मतलब शनि, फिर हमारा यूरेनस आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, नेपच्यून आएगा, ठीक है। ये हमारा नेपच्यून आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने पट्टी बनाई है, ये अलग पट्टी है, इसके बारे में आगे जानेंगे। ये पट्टी जो है ये ही हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, क्या होती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी इससे क्वेश्चन 100% आता है, एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले ये तो है हमारा सूर्य, ठीक है, ये हमारा सन है, ओके। अब वो पूछेगा कि सन की दूरी के हिसाब से ग्रहों को क्रम से लगाइए। अगर उसने ग्रह दे दिए, यानी कि कोई भी ग्रह दे दिया, जैसे कि छोटा करके दे दिया कोई ग्रह, और वो कहेगा कि इस तरीके से लगाओ, मान लो उसने दे दिया SUN, मतलब कि सैटर्न, जुपिटर, मंगल, बुध, तो कैसे लगाओगे क्रम से, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा कहाँ आता है। जैसे M यानी कि बुध, बुध, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, शुक्र के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद हमारी क्या है, मार्स यानी कि मंगल है, फिर हमारा बृहस्पति है, फिर हमारा शनि है, फिर हमारा यूरेनस है, फिर हमारा नेपच्यून है। तो इस हिसाब से याद रखेंगे। अब याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमने ऐसे याद किया, MBEM यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और यहाँ जॉनसन, ओ को स्किप कर देंगे, बस जॉनसन याद रखेंगे, JSUN। अब इन ग्रह से क्वेश्चन एक ये बनेगा कि क्षुद्र ग्रह की जो प्लेट होती है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्स और जुपिटर के बीच में आती है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, तो जो सूर्य से और क्षुद्र ग्रह के बीच में होते हैं, ये वाले, ये हमारे सारे आंतरिक ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह। कौन से होते हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं, ये वाले सारे ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। तो कौन कौन से हुए आंतरिक ग्रह, हमारे मार्स, वीनस, अर्थ, और सॉरी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। और बाह्य ग्रह अगर पूछता है बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो बाह्य ग्रह ये होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बाह्य ग्रह हैं, कौन से ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं, और ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। आप साफ साफ लिख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्रह अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन कैसे कौन कौन टाइप से बनता है, एक तो सूर्य की दूरी के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दे देगा, एक वो पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, एक वो पूछेगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो आप इन चीज़ों को बता सकते हो। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपको ये आप लोग नोट कर लेना, बाद में मैं इसे स्किप कर रही हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो मैं अब ये देखो,
ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी एनसीईआरटी सीरीज में, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इससे क्या क्या नोट करना है आपको, जो सूर्य से दूरी के हिसाब से कितने दूरी पर है, तो जो हमारा बुध है वो 58 दूरी पर है, और ये वीनस है ये 108 दिन में क्या करता है अपना दूरी, इनकी ये दूरियां हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये लिखा है, देखो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ साफ से, ये देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना 88 दिन लगता है, किसको, बुध को, और अपने अक्ष में घूर्णन में 59 दिन लगता है। तो मैंने अभी आपको परिक्रमण और घूर्णन क्लियर कर दिया है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम पीछे जो छोड़ाए थे वो पढ़ेंगे। पीछे हमने छोड़ा था कि जो यूरेनस बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं, तो वो हमारे ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में आप नोट कर लेना। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पदार्थों के बने होते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंडों से ये बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कैसे देख सकते हो, दूरबीन की सहायता से, कोई बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन होती है उनकी सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्लानेट क्या होता है, और ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप सब चीज़ें क्लियर कर ली होंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगी आपको। कल हम पढ़ेंगे सौरमंडल क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ग्रह क्या होता है, इन सबको बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हो तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।